गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे। ओके। सो मैं सीए विकास शर्मा अपने यूट्यूब चैनल सीए विकास शर्मा पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। एक नई वीडियो, एक नई बातों के साथ नए सेशन को मैं आपके सामने लेके आया हूं। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, मेरा ये चैनल एक नई जर्नी है फॉर बिगनर्स, नॉन प्रोफेशनल एंड प्रोफेशनल्स के लिए, जहां पर हम बातें करते हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड, जहां पर हम बातें करते हैं इनकम टैक्स के प्रैक्टिकल नॉलेज से रिलेटेड, जहां पर हम बातें करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न्स की, जहां पर हम बातें करते हैं अकाउंट से रिलेटेड, और जहां पर हम बातें करते हैं लीगल अपडेट के बारे में। ऑब्वियसली लीगल अपडेट हमारे इनकम टैक्स से रिलेटेड। जैसा कि हम 2 सेशन में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हम बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं इनकम टैक्स का ओरिजिन कहाँ से आया, मीनिंग, डेफिनेशंस एंड इस तरह की रिलेटेड हमने बहुत सारी बातें कवर की हैं। आप लोगों को पता ही है, लास्ट सेशन में हमने कुछ आइटम आज इस सेशन के लिए छोड़ी हुई थी, तो आज मैं आपके साथ फिर से आया हूं उन्हीं बातों को लेकर, उन्हीं पेंडिंग चीजों को कवर करने। मैं आपसे बस एक उम्मीद करता हूं, आप मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे, मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे इसी तरह की वीडियोस और बनाने के लिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही मेरी लेटेस्ट वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और कोई भी वीडियो मिस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बातें। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे इस सेशन में, सबसे पहले हम कवर करेंगे मार्जिनल रिलीफ। उसके बाद हम बात करेंगे रिबेट अंडर सेक्शन 87। बहुत बहुत ही इजी सा सेक्शन है 87, लेकिन इसमें एक समझने वाली बात है, उसको भी हम टेक्निकल एनालिसिस के साथ समझेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे नॉर्मल इनकम एंड स्पेशल इनकम क्या होती है, नॉर्मल इनकम का टैक्स एंड स्पेशल इनकम का टैक्स क्या होता है। देन हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ द आईटीआर, मतलब आईटीआर कितने तरह की होती है और उसकी क्या क्या एप्लीकेबिलिटी है, किसके ऊपर कौन सी आईटीआर एप्लीकेबल है, ये हम सब समझेंगे आज इस वीडियो में। चलिए आज की बातें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मार्जिनल रिलीफ की। मार्जिनल रिलीफ क्या होता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आप नॉर्मल इनकम टैक्स पे करते हैं एज ए स्लैब रेट। जो भी हमने पिछले सेशन में स्लैब रेट के बारे में पढ़ा था, हम उसके हिसाब से टैक्स पे करते हैं। जो कि हमारा स्लैब रेट क्या था, अगर हम एक बार क्विकली उसको रिवाइज करें। इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई एजेपी के केस में, अगर एज 60 ईयर से कम है इंडिविजुअल की, मतलब वो नॉर्मल सिटीजन है, तो उस केस में हमने स्लैब रेट डिजाइन किया था 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगले 2.5 लाख रुपए, मतलब 2.5 लाख से 5 लाख रुपए पे 5% का टैक्स रहेगा। नेक्स्ट 5 लाख, मतलब 5 लाख से 10 लाख रुपए पर 20% का टैक्स रहेगा, और 10 लाख से ऊपर 30% का टैक्स रहेगा। सिमिलरली अगर आप सीनियर सिटीजन है, मतलब 60 साल से ऊपर है लेकिन 80 साल से कम है, तो 2.5 लाख रुपए का स्लैब आपके लिए 3 लाख रुपए था। अगर आप 80 साल से ऊपर हैं, मतलब सीनियर सिटीजन है, तो ना 2.5 ना 3, सीधा 5 लाख रुपए तक आपका कोई टैक्स नहीं आएगा, और 5 से 10 लाख रुपए पे 20% का टैक्स आएगा, और 10 से ऊपर पर 30% का टैक्स आएगा। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि अगर कहीं पर किसी भी केस में आपकी इनकम 50 लाख रुपए से ऊपर हो जाती है 1 करोड़ तक, तो आपको सरचार्ज भी देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 10%। अगर 1 करोड़ से ऊपर है और 2 करोड़ से नीचे है, तो आपको सरचार्ज देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 15%। तो आज हम उसी की बात करने वाले हैं। ये जो मार्जिनल रिलीफ है, ये वहीं पर अप्लाई होता है जहां पर सरचार्ज होता है। अगर कहीं पर सरचार्ज नहीं होता तो मार्जिनल रिलीफ भी नहीं आता। अभी हम समझ लेंगे कि हम कैसे इस चीज को कह पा रहे हैं कि जहां पर सरचार्ज होगा वहीं मार्जिनल रिलीफ होगा। उससे पहले आप इस में जो कंटेंट लिखा है उसको छोड़ दीजिए, केवल आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, जो मैं कह रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। सरकार ये कहती है कि अगर ऐसा हो गया, एक सिनेरियो ले रहे हैं, अगर ऐसा हो गया तो हम आपको मार्जिनल रिलीफ देंगे। अब वो क्या इंसिडेंस है जिसके होने पर आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। रिलीफ मतलब बेनिफिट दिया जा रहा है, मार्जिनल मतलब
इंक्रीमेंटल या डिफरेंशियल आपको कुछ बेनिफिट दिया जा रहा है। तो क्या होने पर ये मुझे मिलेगा, आप ध्यान से सुनिएगा। ऐसा हो सकता है कभी कि सरचार्ज एप्लीकेबल होने की वजह से आपका डिफरेंशियल टैक्स, मतलब अगर वो इनकम ना हुई होती और सरचार्ज आपके ऊपर ना लगा होता। देखो सरचार्ज कब लगता है, जब आपकी इनकम 50 लाख रुपए से एक्सेस कर जाती है। अगर आपकी इनकम 50 लाख है तो आपके ऊपर कोई सरचार्ज नहीं है। अगर आपकी इनकम 51 लाख रुपए है तो आपके ऊपर सरचार्ज है। तो आपने ऐसा क्या किया कि आपके ऊपर सरचार्ज लग गया, आपने 1 लाख रुपए फालतू कमा लिए, यही तो हुआ। सर अगर मैं 50 लाख रुपए कमा रहा होता तो मेरे ऊपर सरचार्ज ना होता, लेकिन मैंने 51 लाख रुपए कमा लिए इसलिए मेरे ऊपर सरचार्ज एप्लीकेबल हो गया। तो मैंने ऐसा क्या किया, मैंने 1 लाख रुपए कमाए जिसकी वजह से मेरे ऊपर सरचार्ज एप्लीकेबल हो गया। यहां तक क्लियर है? ओके। सो सरकार ये कह रही है एसएससी, अगर आपने एक्सेस अमाउंट कमाया जिसकी वजह से आपके ऊपर सरचार्ज लग गया, तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो टैक्स है वो आपकी बढ़ी हुई इनकम से भी ज्यादा हो जाए। सर ऐसा कैसे हो सकता है, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने 50 लाख रुपए कमाए, सरचार्ज आपके ऊपर नहीं लगा, लेकिन अगर आपने 51 लाख रुपए कमाए तो सरचार्ज आपके ऊपर लग गया। तो आपने यहां पर फालतू कितना कमाया, 1 लाख। लेकिन 51 लाख रुपए पे जो टोटल टैक्स आएगा इंक्लूडिंग सरचार्ज, अगर वो टैक्स आपका 1 लाख रुपए से ज्यादा आ गया तो आपको परेशानी हो जाएगी। परेशानी क्या होगी, एसएससी ये कहेगा, एसएससी कहेगा कि मैंने इनकम जो कमाई, एडिशनल इनकम जो कमाई वो केवल मैंने 1 लाख रुपए कमाई, लेकिन मुझे जो टैक्स देना पड़ गया सरकार को वो 1 लाख से भी ज्यादा देना पड़ गया। अगर मान लीजिए मार्जिनल रिलीफ ना हो तो सरकार ये कह रही है इनकम आपने फालतू कमाई है 1 लाख रुपए, लेकिन आप टैक्स हमें दे दो 1 लाख से भी ज्यादा का। तो ये तो इलॉजिकल हो जाएगा एसएससी के साथ। एसएससी क्या कहेगा, मैं कमाता ही नहीं जी, जाओ 1 लाख रुपए मैं कमाऊंगा ही नहीं, मैं मोटिवेट ही नहीं हूं कमाने के लिए, क्योंकि मैं 1 लाख रुपए कमाऊंगा और आप मुझसे 1 लाख रुपए से ज्यादा का टैक्स ले लोगे। तो ऐसे में सरकार को ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझ आई और उन्होंने वहां पर मार्जिनल रिलीफ प्रोवाइड किया। एक बार इसको थ्योरेटिकली देख लेते हैं, फिर मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल ड्राफ्ट करे हैं अलग अलग केसेस सिनेरियोस पर जहां पर हम मार्जिनल रिलीफ को समझ पाएंगे। सो क्या कहता है मार्जिनल रिलीफ, द एडिशनल अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेएबल, मतलब जो भी आपका एडिशनल अमाउंट आ रहा है इनकम टैक्स का विद सरचार्ज। एडिशनल का मतलब आप समझ रहे हैं, अगर आपने 50 लाख कमाए तो, और अगर आपने 51 लाख कमाए तो उन दोनों का जो टोटल टैक्स बनेगा उसका डिफरेंस हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं। तो द एडिशनल अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेएबल विद सरचार्ज इन एक्सेस ऑफ इनकम ओवर ₹1 करोड़ शुड नॉट बी मोर देन द अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़। सिंपल सी बात है, जो आपका इंक्रीमेंटल टैक्स बना वो आपकी इंक्रीमेंटल इनकम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इंक्रीमेंटल इनकम का मतलब आपने 1 करोड़ 5 लाख कमाए या 1 करोड़ 1 लाख कमाए, लेकिन आपका टैक्स 1 लाख से ज्यादा बढ़ गया। तो भाई मैंने 1 करोड़ 1 लाख कमाए, 1 लाख फालतू कमाए, मैं सरचार्ज देने को राजी हूं 15% से, लेकिन मेरा टैक्स अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा बन गया तो फिर मेरे 1 लाख रुपए कमाने का कोई फायदा नहीं हुआ। फिर तो आपने ये कह दिया कि जो आपने फालतू कमाया पूरा का पूरा हमें दे दो और अपनी जेब से भी दे दो। तो सरकार उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए मार्जिनल रिलीफ आपको प्रोवाइड करा रही है। क्लियर है? सो when the total income of an individual exceed rupees 50 lakh or 1 crore, surcharge is calculated on the entire amount of income tax, and due to this increase in tax amount may be more than the increase in income. ऐसा हो सकता है।
बिल्कुल हो सकता है डियर, ऐसा होता है। जब आप 51 लाख रुपए कमाते हो तो इंक्रीमेंटल इनकम आपकी 1 लाख आती है, लेकिन आपका इंक्रीमेंटल टैक्स मोर देन 1 लाख रुपीस आ जाता है। देख लेते हैं, मैंने एग्जांपल ड्राफ्ट किया है, उसमें सारे केसेस हमारे कवर है, वहां से हमें और क्लैरिटी मिल जाएगी। सो वन बाय वन हम एक एक केस की बात करते हैं। मैंने सबसे पहले लिखा है टैक्सेबल इनकम। अलग अलग केसेस हैं, 50 लाख, 51 लाख, 55 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़ 1 लाख, 1 करोड़ 5 लाख। ऑन द बेसिस ऑफ स्लैब एंड एज्यूमिंग, ये सीनियर सिटीजन नहीं है, इंडिविजुअल है, मैंने टैक्स डिटरमाइन करे हैं। अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपए है तो आपका टैक्स आएगा 13,12,500 रुपए। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं घर पर, इतना ही आएगा। क्योंकि आपकी इनकम 50 लाख है, सरचार्ज आपके ऊपर नहीं लगेगा, टोटल टैक्स आपका रहेगा 13,12,500 रुपए। पहला केस है, यहां पर इंक्रीमेंटल का कोई सवाल ही नहीं बनता। रीजन 50 लाख रुपए की इनकम है, सरचार्ज है नहीं, हम कंपेयर करेंगे किससे, किसी से भी नहीं। सो देयर इज नो इंक्रीमेंटल इनकम, छोड़ दीजिए, देयर इज नो इंक्रीमेंटल टैक्स। मार्जिनल रिलीफ आपको दिया नहीं जाएगा। मैंने बताया आपको मार्जिनल रिलीफ वहीं पर आएगा जहां पर सरचार्ज होगा, जहां सरचार्ज नहीं होगा वहां मार्जिनल रिलीफ की बातें भी नहीं की जाएंगी। टोटल टैक्स पेबल आपका आ जाएगा 13,12,500 रुपए। इसमें हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ देंगे जो कि है 4%। टोटल आपका अमाउंट आ गया 52,500 रुपए, और इसे जोड़ने के बाद जो हमारा टोटल टैक्स पेबल बना 13,65,000 रुपए बनता है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, हमने केस लिया 51 लाख रुपए का। हमने क्या बोला, 51 लाख रुपए इनकम है, टैक्स निकाल लीजिए आप नॉर्मल। टैक्स हमारा बनता है 13,42,500। मैंने पूरे एग्जाम्पल में हर केसेस में यही एज्यूम किया है, पर्सन इज अ इंडिविजुअल है और नॉन सीनियर सिटीजन है, नॉर्मल एज है उसकी लेस देन 60 ईयर, तो नॉर्मल स्लैब एप्लीकेबल है उस पर। क्योंकि 51 लाख रुपए की इनकम है और लॉ ये कहता है कि अगर 50 लाख रुपए से इनकम आपकी एक्सीड हो जाएगी तो हम आपके टैक्स के ऊपर 10% का सरचार्ज जोड़ देंगे। तो क्योंकि आपका टैक्स बना 13,42,500, हम उसमें 10% का सरचार्ज भी जोड़ देंगे 1,34,250। अब सरचार्ज को जोड़कर 14,76,750 आपका टैक्स आ गया। अब इसके बाद आप मेरे साथ बहुत ध्यान से सुनेंगे इस बात को। अब आप यहां देखिए, आपका इंक्रीमेंटल इनकम कितना हुआ। इंक्रीमेंटल इनकम मतलब 51 लाख की इनकम, अगर ये 51 लाख की इनकम ना हो के 50 लाख की इनकम होती तो आपकी इनकम कितनी बढ़ी, केवल 1 लाख रुपए से आपने इनकम बढ़ाई, तो इंक्रीमेंटल इनकम आ गया 1 लाख। इंक्रीमेंटल टैक्स, अगर आप ये 1 लाख रुपए ना कमाते, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ये 1 लाख रुपए ना कमाते तो आपका टैक्स कितना होता, 13,12,500। लेकिन अब आपका टैक्स कितना आ रहा है, 14,76,750। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया इंक्रीमेंटल टैक्स, 1,64,250। यहां तक कोई डाउट है नहीं। अब आप देखिए इस पर्सन का पेन एरिया क्या है। ये पर्सन, ये एसएससी क्या कह रहा है, मैंने इनकम कमाई है फालतू केवल 1 लाख रुपए, लेकिन मुझसे जो टैक्स लिया जा रहा है फालतू वो 1,64,250 रुपए। क्लियर है, पॉइंट क्लियर है इसका। ये कह रहा है मैंने इनकम कमाई है फालतू 1 लाख रुपए, लेकिन मुझसे जो टैक्स लिया जा रहा है फालतू वो 1,64,000 रुपए लिया जा रहा है। मैंने तो गलती कर दी है 1 लाख रुपए कमा के, मतलब मैं कमा के तो 1 लाख लाया लेकिन मैं जेब से 1,64,000 दे दूं, ये कौन सा इनकम टैक्स हो गया कि आपने कमाए हैं लाख रुपए और आपसे लिए जा रहे हैं 1,64,250 रुपए। तो सरकार ने इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए ये कहा कि अगर ऐसी कभी सिचुएशन आ जाए जहां पर आपका इंक्रीमेंटल टैक्स ज्यादा हो जाए इंक्रीमेंटल इनकम से, सी सरकार कह रही है ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जहां पर आपका इंक्रीमेंटल टैक्स ज्यादा हो जाए इंक्रीमेंटल इनकम से, तो हम आपको मार्जिनल रिलीफ दे देंगे
जो दोनों का डिफरेंस रहेगा। तो यहां पर दोनों का डिफरेंस है 64,250। सरकार आपको कह रही है आप 64,250 रुपए का टैक्स मत देना। आप कितने का टैक्स देना? 14,76,750 माइनस 64,250। कितने का टैक्स देना? 14,76,750 माइनस 64,250। तो आप जो टैक्स देना वो कितने का देना? 14,12,500 का। इसके ऊपर आप 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पे करना और फिर जो टोटल टैक्स आएगा वो आप हमें पे कर देना, विच इज 14,69,000। मैं यहां तक क्लियर हूं? होप एम आई क्लियर टू एवरीवन? राइट। तीसरा केस लेते हैं डियर, जहां पर हम बात कर रहे हैं आपकी इनकम है 55 लाख रुपए। अब थोड़ा सा हम इसको स्पीड में कवर करेंगे। यहां पर मैंने आपका टैक्स निकाल लिया है नॉर्मल स्लैब रेट से 14,62,500। देन उसमें सरचार्ज जोड़ दिया है और सरचार्ज अभी भी मैंने 10% के हिसाब से ही जोड़ा हुआ है। रीजन 55 लाख रुपए की इनकम है, 50 लाख से 1 करोड़ की इनकम पर सरचार्ज का रेट है 10%। टोटल टैक्स आपका आ गया 16,08,000। इंक्रीमेंटल इनकम, आपकी इनकम कितने से बढ़ी? अच्छा, जब भी हम ये कंपेयर करेंगे ना तो हम उससे कंपेयर करेंगे जहां पर सरचार्ज नहीं था। याद रखिएगा, कंपैरिजन हमेशा उससे होगा कि अगर ये इनकम ना होती तो सरचार्ज ना होता, तो इनकम ना होती मतलब 5 लाख रुपए की इनकम ना होती, मतलब 50 लाख की इनकम होती, सरचार्ज ना होता। तो हम हमेशा कंपैरिजन उससे करेंगे। तो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, मैंने एडिशनल इनकम कमाई है केवल 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए की इनकम बढ़ी, लेकिन मेरा टैक्स कितना बढ़ा? 13,12,500 से 16,08,750 रुपए। तो मेरा इंक्रीमेंटल टैक्स कितना आ गया? 2,96,250 रुपए। क्लियर है? 2,96,250 रुपए मेरा टैक्स बढ़ा, लेकिन मेरी इनकम कितनी बढ़ी? 5 लाख। क्या ये वो वाली सिचुएशन है जो सरकार ने कवर की थी? नहीं। सरकार ने कौन सी सिचुएशन कवर की थी? सरकार ने कहा था अगर आपका टैक्स आपकी बढ़ने वाली इनकम से ज्यादा बन जाएगा, अगर आपका टैक्स इंक्रीमेंटल टैक्स आपकी इंक्रीमेंटल इनकम से ज्यादा हो जाएगा तो हम आपको रिलीफ देंगे। बट यहां तो ऐसा नहीं हुआ ना। यहां क्या हुआ? आपका इंक्रीमेंटल इनकम ज्यादा है एज कंपेयर टू योर इंक्रीमेंटल टैक्स। तो यहां पर सरकार आपको कोई मार्जिनल रिलीफ नहीं देने वाली। आपका टैक्स पेबल 16,08,750 रहेगा, एजुकेशन सेस 4% जुड़ेगा और टोटल टैक्स आपको देना पड़ेगा 16,73,100 रुपए। इसके बाद एक केस लेते हैं जिसमें हमने अपनी इनकम को 1 करोड़ रखा। 1 करोड़ तक भी अगेन मेरा सरचार्ज परसेंटेज है 10। तो मैंने नॉर्मल टैक्स निकाल लिया 28,12,500, सरचार्ज जोड़ दिया 10% का, टोटल टैक्स आ गया 30,93,000। इंक्रीमेंटल इनकम मेरी 50 लाख आई। अगेन मैं वापस वहीं आ रहा हूँ, 50 लाख अगर मेरी इनकम होती, सरचार्ज ना होता, लेकिन अब 1 करोड़ की इनकम हो गई है तो 50 लाख मेरी इंक्रीमेंटल इनकम है। लेकिन इंक्रीमेंटल टैक्स कितना है? 30 लाख माइनस 13,12,500, तो इंक्रीमेंटल टैक्स है 17 लाख। क्या रिलीफ मिलना चाहिए? नो। रीजन, आपकी इंक्रीमेंटल इनकम ज्यादा है इंक्रीमेंटल टैक्स से, तो यहां पर रिलीफ नहीं मिलेगा। रिलीफ केवल कहां मिलना था? जहां इंक्रीमेंटल टैक्स ज्यादा बन जाता था इंक्रीमेंटल इनकम से। क्लियर है? तो यहां पर भी आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं डियर, 1 करोड़ 1 लाख रुपए की इनकम है। यहां पर बस एक बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस क्या होगा? 10% का सरचार्ज ना लग के अब सरचार्ज आ जाएगा 15% का। तो पहले आपने नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्स निकाला है, उसके बाद आपने सरचार्ज निकाला, सरचार्ज के बाद टोटल टैक्स आ गया, टोटल टैक्स में अब आपने कंपेयर किया इंक्रीमेंटल इनकम। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है, अगर 1 करोड़ से ऊपर की इनकम है तो जो हम कंपैरिजन करेंगे फिर वो 50 लाख से नहीं करेंगे, हम 1 करोड़ से करेंगे। रीजन, 1 करोड़ तक का तो सरचार्ज का रेट अलग था, 1 करोड़ के बाद का रेट अलग है।
तो अब वो जब 1 लाख रुपए फालतू कमा रहा है तो उसको सरचार्ज 15% से देना पड़ रहा है। अगर वो ये ना कमाता तो वो सरचार्ज 10% पे ही दे रहा होता। तो अब हमारा हमारा कंपैरिजन 50 लाख से ना होके 1 करोड़ से किया जाएगा। और जैसे ही मेरी इनकम 2 करोड़ से पार हो जाएगी तो कंपैरिजन फिर मेरा ना 50 लाख से होगा ना 1 करोड़ से होगा, फिर मेरा कंपैरिजन 2 करोड़ से होगा। एम आई क्लियर टू एवरीवन? और अगर मेरी इनकम 5 करोड़ से ऊपर चली जाती है, 5 करोड़ 1 लाख हो जाती है, तो फिर जो मैं उस 1 लाख रुपए का कंपैरिजन करूंगा वो मैं 5 करोड़ से करूंगा, ना कि 50 लाख, 1 करोड़ और 2 करोड़ से करूंगा। होप एम आई क्लियर टू एवरीवन? तो 1 करोड़ 1 लाख के केस में मेरा इंक्रीमेंटल इनकम है 1 लाख रुपए, लेकिन इंक्रीमेंटल टैक्स इन दोनों का डिफरेंस जो है 1,75,000 रुपए। ये वो सिचुएशन है जिसको सरकार कवर करती है। सरकार कह रही है कि अगर आपका इंक्रीमेंटल टैक्स ज्यादा हो जाएगा आपकी इंक्रीमेंटल इनकम से, तो उन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो एज ए मार्जिनल रिलीफ आपको दे दिया जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, मेरे को 32,68,875 रुपए में से 75,125 रुपए का रिलीफ मिलेगा। मुझे बैलेंस टैक्स 31,93,750 रुपए प्लस 4% का एजुकेशन सेस, टोटल 33,21,500 रुपए सरकार को पे करने पड़ेंगे। अब एक केस लेते हैं 1 करोड़ 5 लाख। इस पर आप टैक्स देखिए, इंक्रीमेंटल इनकम 5 लाख की आई है, इंक्रीमेंटल टैक्स 3,13,000 का आया है। रिलीफ आपको नहीं दिया जाएगा, लॉजिक आपको पता है। तो यहां पर आपको कोई रिलीफ नहीं मिला। इस पूरे एग्जाम्पल को अगर मैं एक शॉर्ट उसमें समराइज करूं तो मैं आपको बता सकता हूं, जिसको आप थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालेंगे तो समझ पाएंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मार्जिनल रिलीफ आपको मिलता है जब सरचार्ज एप्लीकेबल होता है। ये मेरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आप नोट कर लीजिएगा। मार्जिनल रिलीफ तब मिलता है जब जब सरचार्ज एप्लीकेबल होता है, लेकिन मार्जिनल रिलीफ हर केस में नहीं मिलता जहां पर सरचार्ज एप्लीकेबल होता है। एक बाउंड्री लेवल आता है, एक लिमिटेशन आती है, जिसके ऊपर जाने के बाद आपको मार्जिनल रिलीफ मिलना बंद हो जाता है। आप ये घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं एग्जाम्पल लेके। जैसे मान लीजिए मैंने 51 लाख रुपए इनकम ली, केवल कितने रुपए से इनकम बढ़ी, 1 लाख से। मार्जिनल रिलीफ आपको मिला है। आप घर पर ट्राई कीजिएगा कीजिएगा 52 लाख, 53 लाख, 54 लाख रुपए के एग्जाम्पल पर, और करके देखिए कि क्या 52 लाख रुपए पर आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा, 53 लाख पे मिलेगा, 54 पे मिलेगा, 55 पर आपने खुद देख लिया नहीं मिला। तो इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा, कि जहां जहां सरचार्ज आ जाएगा वहां वहां आपको मार्जिनल रिलीफ मिल ही जाएगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। मार्जिनल रिलीफ आपको कुछ पर्टिकुलर स्लैब हैं जहां पर मिलेगा। जैसे 50 लाख से 51 लाख पे मिल गया, हो सकता है 52 लाख रुपए पे भी मिल जाए, हो सकता है 52,50,000 रुपए की इनकम पर भी मिल जाए। तो ये आप घर पर प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि कौन कौन से अमाउंट ऐसे होंगे जहां जहां पर सरचार्ज लगने के बाद आपको मार्जिनल रिलीफ मिला है, क्योंकि हर एग्जाम्पल में नहीं मिलेगा। आपके सामने 55 लाख रुपए उसी का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, यहां पर आपको रिलीफ नहीं मिला। 1 करोड़ रुपए आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, यहां पर आपको रिलीफ नहीं मिला। सिमिलरली 1 करोड़ 1 लाख पर आपको मिल गया, लेकिन जैसे ही वो 1 करोड़ 5 लाख हुए आपको रिलीफ नहीं मिला। एम आई क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। अगर आपको इस पॉइंट से रिलेटेड कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, मैं आपका आंसर, आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करूंगा। सो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है हमारे पास रिबेट अंडर सेक्शन 87। बहुत अच्छा पॉइंट है और बहुत काम का पॉइंट है। इससे पहले लॉ में इसी सेक्शन में कुछ और बातें हुआ करती थी, अब कुछ और बातें हैं, और ये पिछले कुछ सालों से लॉ में इंसर्ट हुआ था रिबेट का सेक्शन, जिसमें हर साल सरकार कुछ ना कुछ बदलती है। तो इस बार सरकार ने बहुत ही इंटरेस्टिंग कर दिया है इसको।
इसमें एक टेक्निकल ग्लिच है, अगर आप उसको समझेंगे तभी ये सेक्शन काम आ पाएगा। क्लियर है? सबसे पहले एक रफ रीडिंग कर लेते हैं, उसका टेक्निकल एनालिसिस उसके बाद करेंगे। rebate of rupees 12,500 for resident individual having total income up to rupees 5 lakh। इसमें 3 कीवर्ड हैं, अगर आप उन 3 कीवर्ड्स को नोट करें तो ये सेक्शन आपके लिए इजी हो जाएगा। सबसे पहला कीवर्ड है फॉर रेजिडेंट। इसका मतलब ये सेक्शन, ये बेनिफिट, ये रिबेट केवल किसको दी जा रही है? रेजिडेंट को दी जा रही है। इंडिविजुअल्स, ओनली इंडिविजुअल्स, मतलब रेजिडेंट होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए। हैविंग टोटल इनकम अप टू 5 लाख। तीसरा कीवर्ड है अप टू 5 लाख, इनकम 5 लाख तक होनी चाहिए। अगर किसी की इनकम 5 लाख से ऊपर है तो ऑटोमेटिकली ये सेक्शन उसको नहीं मिलेगा। अगर कोई नॉन रेजिडेंट है तो बाय डिफॉल्ट ये सेक्शन उसको नहीं मिलेगा। अगर कोई इंडिविजुअल नहीं है तो ये सेक्शन उसको नहीं मिलेगा। तीनों बातें पूरी होनी चाहिए, आप रेजिडेंट होने चाहिए, आप इंडिविजुअल होने चाहिए और आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक होनी चाहिए, तो हम आपको रिबेट देंगे 12,500 रुपए की। रिबेट का मतलब होगा छूट देंगे, हम आपको बेनिफिट देंगे। क्लियर है? क्यों दिया है ये, लॉ में क्यों आया सेक्शन? मिडिल क्लास पर्सन को, जो बहुत कम इनकम वाले लोग हैं, मतलब मिडिल क्लास भी नहीं कहूंगा मैं, एक लोअर क्लास इनकम को बेनिफिट देने के लिए ये सेक्शन लेके आए, जिसमें उन्होंने बोला विद अ व्यू to providing tax relief to an individual taxpayer who are in a lower income bracket, a rebate is provided under section 87। कंडीशन आप ऊपर समझ चुके हैं, फिर भी एक बार रीडिंग के लिए देख लेते हैं। दिस रिबेट विल बी अवेलेबल इफ द फॉलोइंग 2 कंडीशन आर सेटिस्फाइड। पहली कंडीशन, taxpayer is a resident individual। अब ही में बी ऑर्डिनरली रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरली। आपको अभी समझ नहीं आएगा व्हाट इज ऑर्डिनरली एंड नॉट ऑर्डिनरली। हमारा जो नेक्स्ट सेशन रहेगा वो इसी पर रहेगा। हम सबसे पहले कवर करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस, तो उसमें हम ये बातें पढ़ेंगे ऑर्डिनरली क्या है, नॉट ऑर्डिनरली क्या है। ठीक है, अभी के लिए आप केवल रेजिडेंट को समझिए कि रेजिडेंट इंडिविजुअल हो तो ये बेनिफिट आपको मिलेगा। दूसरी कंडीशन है हिज टोटल इनकम और नेट इनकम और टैक्सेबल इनकम, चाहे आप कुछ भी नाम दे दीजिए, मतलब ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शंस। डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U, सेक्शंस को छोड़ दीजिए। आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए और उससे कम होनी चाहिए। 2 कंडीशन हमने ऊपर भी समझी थी, आप रेजिडेंट होने चाहिए, इंडिविजुअल होने चाहिए और आपकी इनकम 5 लाख तक होनी चाहिए, तो हम आपको ये रिबेट दे देंगे। क्लियर है? अमाउंट ऑफ रिबेट, मान लीजिए आपने दोनों कंडीशन फुलफिल कर दी, आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं, ठीक है, आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है, ठीक है, तो रिबेट कितनी मिलेगी? If the above 2 conditions are satisfied, the resident individual can claim rebate under section 87A। okay, the amount of rebate is 100% of the income tax payable। ये जो रिबेट हम आपको देंगे ना, ये 100% ऑफ द इनकम टैक्स पेबल, मतलब जो आपका टैक्स बनता था उसका 100% ऑन टोटल इनकम और हाईलाइट करिएगा वर्ड और, 100% ऑफ द इनकम टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम और 12,500 विच एवर इज लेस। दिस रिबेट विल बी अवेलेबल फ्रॉम इनकम टैक्स बिफोर एडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सी, ये क्या कहना चाह रहे हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरी इनकम 2.5 लाख रुपए है, बताइए मेरा नॉर्मल टैक्स कितना आएगा? 0। 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। मुझे रिबेट कितनी मिलेगी? अगर मैं इनके फॉर्मूले के हिसाब से बात करूं तो मुझे रिबेट मिलेगी 100% ऑफ द इनकम टैक्स, मतलब 0, और 12,500 विच एवर इज लेस। विच एवर इज लेस कितना आ जाएगा? 0। तो मेरे को रिबेट कितनी मिली? 0। मेरा टैक्स कितना बनता था? 0। तो मुझे देना क्या है? 0। क्लियर? मेरी इनकम 3 लाख रुपए, दूसरा केस है ये, 3 लाख रुपए पर मेरा टैक्स कितना आएगा? 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, 3 लाख पर
50,000 का बैलेंस बचा, 2.5 लाख से 3 लाख तक 50,000, 50,000 का 5% टैक्स आएगा, कितना? 2500 रुपए। 2500 रुपए 100% ऑफ इनकम टैक्स पेबल, मतलब 2500 रुपए और 12,500 विच एवर इज लेस, कितना आया? 2,500। रिबेट कितनी मिली? 2,500। टैक्स कितना बनता था? 2,500। तो मेरे को कितना टैक्स देना है? 0। ठीक है, टैक्स मेरा बनता था 2,500, मेरे को रिबेट दे दी 2,500 की, तो मेरा टैक्स कितना हो गया? 0। एम आई क्लियर? एक और केस लेते हैं। मान लीजिए मेरी इनकम है 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए पे टैक्स कैसे निकालोगे आप? 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, अगले 2.5 लाख रुपए पे 5%, कितना आ गया? 12,500। रिबेट कितनी मिलेगी? 100% ऑफ इनकम टैक्स पेएबल, 100% ऑफ इनकम टैक्स पेएबल ऑन टोटल इनकम और 12,500। तो आपका 100% टैक्स कितना बना था? 12,500। 12,500 और 12,500 विच एवर इज लेस, तो कितना आएगा? 12,500। 12,500 आपकी क्या बन गई? रिबेट। 12,500 आपका क्या बन रहा था? टैक्स। तो आपका जो टैक्स था उसमें से हम रिबेट माइनस कर देंगे, तो आपको कितना देना पड़ा? 0। इसका मतलब आप समझ गए? एक और केस लेते हैं। आपकी इनकम है 5,01,000। चलिए, आपकी इनकम है 5,10,000 मान के चलते हैं, तो आप टैक्स कैसे निकालोगे? 2.5 लाख रुपए तक 0, अगले 2.5 लाख रुपए पे 5% मतलब 12,500, और जो 5 लाख से ऊपर 10,000 रुपए हैं उस पर 20% मतलब 2,000। तो टोटल टैक्स आपका कितना बन गया? 12,500 प्लस 2,000, 14,500। अब आप रिबेट लोगे अंडर सेक्शन 87A? क्या आप रिबेट लोगे? नहीं, आप रिबेट नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे सर? क्योंकि आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम नहीं है, 5 लाख या उससे कम नहीं है, और ये रिबेट आपको तभी मिलनी थी जब आपकी इनकम 5 लाख या उससे कम होनी थी। क्लियर है? तो अब आपको रिबेट नहीं मिलेगी और आपको जो टैक्स देना पड़ेगा वो कितना देना पड़ेगा? पूरा 14,500 रुपए प्लस एजुकेशन सेस जो है 4% आपको देना पड़ेगा। तो यहां पर अगर आप एक बात समझ पाए हो तो ये है, अगर किसी की इनकम 5 लाख रुपए तक है, डॉट 5 लाख रुपए तक है, 1 रुपया भी फालतू नहीं है, तो उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मतलब पहले टैक्स कैलकुलेट होगा जो कि 12,500 आएगा, और सेम अमाउंट की ही उसको रिबेट मिल जाएगी अंडर सेक्शन 87A, और इफेक्टिवली उस एसएससी को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख से एक्सीड कर गई, चाहे वो 1 रुपए से कर गई, चाहे वो 10 रुपए से कर गई, तो आपके ऊपर पूरे अमाउंट पर टैक्स लगेगा और आपका जो नॉर्मल स्लैब रहेगा वो 2.5 लाख रुपए ही चलता रहेगा, फिर आपको रिबेट नहीं मिलने वाली। एम आई क्लियर टू एवरीवन? सो ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। प्रैक्टिकली जब हम रिटर्न्स फाइल करते हैं तो वहां पर कुछ एसएससी इसका बेनिफिट क्लेम करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। मतलब ये वॉलेंटरी नहीं है करना नहीं करना, बट कुछ एसएससी ऐसे होते हैं जिनकी इनकम 5 लाख से कम होती है, वहां पर ये सेक्शन अच्छा बेनिफिट देके जाता है, और जहां पर इनकम आपकी 5 लाख रुपए से ऊपर है वहां पर इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी नहीं हो पाती है। क्लियर? इसके अलावा हमने, आपको याद होगा पिछले सेशंस में कुछ बात करी थी कि आपकी इनकम नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्सेबल होती है। बिल्कुल, 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए जो भी हमने स्लैब पढ़ा, कंपनी 30% से होती है, फर्म 30% से होती है, सॉरी फॉरेन कंपनी 40% से होती हैं। कंपनीज में दो कैटेगरीज थी कि अगर आप डोमेस्टिक कंपनी और आपका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 400 करोड़ से कम है तो आप 25% पे टैक्सेबल हो जाओगे, अदरवाइज आप 30% से हो जाओगे। सो ये सारी हमने बातें पढ़ी थी। बट इनकम टैक्स में एक चीज आप नोट करिएगा, इनकम टैक्स में
कुछ इनकम स्लैब रेट से टैक्सेबल नहीं होती। प्लीज, आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स। इनकम टैक्स में कुछ इनकम स्लैब रेट से टैक्सेबल नहीं होती, वो स्पेशल रेट से टैक्सेबल होती है। कौन कौन सी इनकम है वो, अभी हम इसकी केवल रीडिंग करेंगे, मोटा मोटा समझेंगे, और बाद के चैप्टर्स में हम इसकी डिटेल्ड एनालिसिस स्टडी करेंगे कि ये कौन सी इनकम होती है। तो सबसे पहले आपके सामने है सेक्शन 112 जिसमें लिखा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मैंने लिखा है फॉर डिटेल रेफर यूनिट 4 ऑफ द चैप्टर 4 जो हम कैपिटल गेन में समझेंगे। अभी के लिए आप ये समझिए कि मैंने अपनी कोई अगर कैपिटल एसेट बेच दी है लॉन्ग टर्म वाली, आप डिटेल में समझ जाओगे। अभी के लिए आप इस पॉइंट को स्किप कर सकते हो, व्हाट इज लॉन्ग टर्म, व्हाट इज कैपिटल एसेट। बट अभी आप केवल ये समझिए मैंने कोई अपनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेची जिससे मुझे गेन हो गया, तो वो मेरा 20% से टैक्सेबल होता है, वहां पर स्लैब अप्लाई नहीं होते हैं। प्लीज नोट माय वर्ड, वहां पर स्लैब अप्लाई नहीं होते हैं, वो स्पेशल रेट से टैक्सेबल होती हैं, और इसीलिए इन इनकम को स्पेशल इनकम कहते हैं। देयर इज नो वर्ड स्पेशल इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, प्लीज नोट माय वर्ड। अगर कोई इनकम स्पेशल रेट से टैक्सेबल हो जाए तो वो इनकम स्पेशल इनकम कहलाती है। तो क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% से टैक्सेबल हुआ, ना कि स्लैब रेट से टैक्सेबल हुआ, इसलिए हमने इस इनकम को नाम दे दिया स्पेशल इनकम। क्लियर है? एग्जाम्पल लेते हैं एक छोटा सा। मान लीजिए राम की इनकम है 6 लाख रुपए, उस 6 लाख रुपए में 1.5 लाख रुपए उसकी कैपिटल गेन की इनकम है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम है। तो जो आप स्लैब अप्लाई करोगे ना डियर, वो 4.5 लाख रुपए पर अप्लाई करोगे, क्योंकि 1.5 लाख रुपए पर तो ये 20% का टैक्स लगने वाला है। आप 6 लाख रुपए पे स्लैब अप्लाई नहीं करोगे, याद रखना इस बात को। आप स्लैब अप्लाई करोगे केवल वो इनकम जो कि आपकी नॉर्मल इनकम थी, क्योंकि स्पेशल इनकम पर आप स्पेशल रेट अप्लाई करने वाले हो। क्लियर है? दूसरा सेक्शन है स्पेशल इनकम की कैटेगरी में, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर इन अ कंपनी, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स एंड यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। मतलब अगर आपने कोई कैपिटल गेन कमाया है, कैपिटल एसेट बेची, लेकिन वो कैपिटल एसेट आपकी शॉर्ट टर्म थी, अंडर सेक्शन 111A। आप कैपिटल गेन के चैप्टर में समझ जाओगे कि ये कौन सा सेक्शन है। अभी के लिए केवल आप इतना ही देखना, अगर आपने कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अर्न किया तो उस पर आपको 15% से टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर है? सपोज कीजिए आपने कोई शेयर खरीदा, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद आपने वो शेयर बेच दिया। उस शेयर को बेचने से आपको 1 लाख रुपए का गेन हुआ, तो ये 1 लाख रुपए आपकी स्लैब रेट से टैक्सेबल नहीं होंगे, ये 1 लाख रुपए 15% से टैक्सेबल होंगे, इसलिए हम इस इनकम को स्पेशल इनकम का नाम देंगे। एम आई क्लियर? राइट। सिमिलरली हमारे सामने एक इनकम आएगी अंडर सेक्शन 115B, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड, पजल, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम एंड अदर गेम ऑफ एनी सॉर्ट, गैम्बलिंग और बैटिंग ऑफ एनी फॉर्म। ये हमारी इनकम 30% से टैक्सेबल होती है, इस पर भी स्लैब रेट अप्लाई नहीं होता है। लॉटरी आप अच्छे से जानते हैं, क्रॉसवर्ड पजल जानते हैं, रेसेस, कार्ड गेम, गैम्बलिंग एंड बैटिंग, मतलब कौन बनेगा करोड़पति भी इसी में आता है। तो अगर आप ऐसी कहीं जगह से, किसी भी जगह से इनकम कमा के लाए हो, तो वो इनकम आपकी 30% से टैक्सेबल होने वाली है, उस पर स्लैब रेट अप्लाई नहीं होने वाला। अगेन मैं एग्जांपल को रिपीट कर देता हूं। मान लीजिए आपकी टोटल इनकम 6 लाख रुपए थी, जिसमें 1.5 लाख रुपए विनिंग फ्रॉम लॉटरी का था, तो आपका जो स्लैब अप्लाई होगा वो केवल 4.5 लाख रुपए की इनकम पर होगा, क्योंकि बाकी जो 1.5 लाख रुपए हैं उस पर ये 30% का टैक्स लगने वाला है, वहां पर स्लैब अप्लाई नहीं होगा। एक सेक्शन आपके सामने है सेक्शन 115BBDA, इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड एक्सीडिंग ₹10 लाख इन एग्रीगेट। इसकी हम डिटेल डिविडेंड इनकम में पढ़ लेंगे, लेकिन अभी के लिए आप समझ लीजिए कि अगर आपको 10 लाख रुपए से ऊपर का कोई डिविडेंड मिलता है
तो वो 10% के हिसाब से आपका टैक्सेबल होगा, स्लैब अप्लाई नहीं होंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सेक्शन 115 BBE, अनएक्सप्लेन्ड मनी, छुपाया हुआ पैसा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स deemed as income under section 68 or 69 or 69A or 69B or 69C और 69D, ये 4 सेक्शन है। ये सेक्शंस में आपको बहुत ज्यादा डिटेल्ड में इनके इम्प्लीकेशंस सब कुछ पढ़ाऊंगा। मेरे इन वीडियो सेशंस में, मेरी इन यूट्यूब क्लासेस में सब कुछ कवर किया जाएगा इसके बारे में। अभी के लिए आप समझिए अनएक्सप्लेन्ड मनी मतलब सर्च हुई, सर्च के दौरान कुछ पैसा मिला, अनएक्सप्लेन्ड था, डिपार्टमेंट को आपने कभी पहले बताया नहीं था, आज अचानक से पता चला। उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स ढूंढ लिए आपकी अनएक्सप्लेन्ड, उन्होंने कुछ खर्चे ढूंढ लिए आपके अनएक्सप्लेन्ड। ऐसे खर्चों को, ऐसी इन्वेस्टमेंट्स को, ऐसे पैसे को जो अनएक्सप्लेन्ड था, उन्हें हम आपकी डीम्ड इनकम मान लेते हैं। डीम्ड मतलब मानो, मानो या ना मानो, मानना ही पड़ेगा, हम उसे आपकी डीम्ड इनकम मान लेंगे। इन सेक्शंस में सेक्शन 68, 69, 69A, 69B एंड 69C एंड 69D। तो अगर ऐसा कोई पैसा हमें पता चलता है तो वहां पर हम आपसे 60% का टैक्स लेंगे। सी 60% का टैक्स हम आपसे लेंगे, कोई स्लैब नहीं, कोई बेनिफिट नहीं, सीधा 60% का टैक्स। फर्ज कीजिए आपका अनएक्सप्लेन्ड मनी पकड़ा जाता है 10 करोड़ रुपए, डिपार्टमेंट कहता है 10 करोड़ रुपए हमें अनएक्सप्लेन्ड मनी मिला। अब आप डिपार्टमेंट से कहेंगे इस पर स्लैब अप्लाई करो, 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, उसके बाद ये है वो है। सॉरी, इस पर कोई स्लैब नहीं, कोई बेनिफिट नहीं, सीधा 60% का टैक्स। 10 करोड़ मिले हैं, 6 करोड़ रुपए डिपार्टमेंट उस पर टैक्स लगाने वाला है, और उसके ऊपर इंटरेस्ट पेनल्टी जो लगेगी वो अलग है। ये तो केवल टैक्स है। क्लियर है? तो दोस्तों कुछ भी नहीं है नया, सिंपल एक ही बात है। अगर कोई इनकम स्पेशल रेट से टैक्सेबल है तो वो स्पेशल इनकम में फॉल करेगी, अगर कोई इनकम स्पेशल रेट से टैक्सेबल नहीं है, नॉर्मल स्लैब है, तो वो नॉर्मल इनकम कहलाएगी। और नॉर्मल के लिए क्या रेट है जो हमने पढ़ा था पिछले सेशन में, स्लैब रेट होंगे, उसके ऊपर टैक्सेस आएंगे। क्लियर? कुछ छोटी छोटी बातें भी हैं जिसको हम कवर अप कर लेते हैं। एक छोटी सी बात आप याद रखेंगे, हमेशा राउंडिंग ऑफ टोटल इनकम की जाएगी, मतलब टोटल इनकम का राउंडिंग ऑफ किया जाएगा इन अ मल्टीपल ऑफ, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10। मतलब अगर आपकी इनकम 7 रुपए से एंड हो रही है तो आप उसे 10 रुपए तक बढ़ा दोगे। अगर आपकी इनकम 4 रुपए 3 रुपए आ रही है तो आप उसे जीरो, मतलब पीछे के 0 रुपए तक माइनस कर दोगे। तो मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब है 5 रुपए से ऊपर या 5 रुपए को बढ़ा दोगे, 5 से कम होगा तो पीछे कर दोगे। क्लियर है? सिमिलरली राउंडिंग ऑफ टोटल टैक्स, सॉरी यहाँ पर गलत लिखा हुआ है मैंने, ये टोटल इनकम और टोटल इनकम 2 बार है, तो यहाँ पर राउंडिंग ऑफ टोटल टैक्स आएगा। अगर आपका फाइनल टैक्स लाइबिलिटी आ रहा है तो आप उसको भी मल्टीपल ऑफ ₹10 में राउंड ऑफ करोगे, पैसा इग्नोर कर दिए जाएंगे। यहाँ तक कोई डाउट? नो। उसके बाद ये हेडलाइन गलत है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी करेक्ट हेडलाइन अपडेट कर दूंगा। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्ज कीजिए, यहाँ मत देखिएगा अभी स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है, छोड़ दीजिए, केवल आप मेरी बातों को सुनिएगा। फर्ज कीजिए मेरी नॉर्मल इनकम का मतलब आप समझ गए हैं, विच इज अवेलेबल फॉर दिस लैब। मेरी नॉर्मल इनकम 4.5 लाख रुपए है, स्पेशल इनकम 2 लाख रुपए है। तो नॉर्मल इनकम 4.5 लाख रुपए पर स्लैब अप्लाई होगा, एग्री। 2 लाख रुपए पे स्पेशल रेट अप्लाई होगा, एग्री, कोई इशू नहीं है, पक्का? ठीक है। अब बात करते हैं, मान लीजिए मेरी नॉर्मल इनकम है 2.5 लाख रुपए, सॉरी 2 लाख रुपए, और स्पेशल इनकम है मेरी 1 लाख रुपए। तो क्या होगा, 2 लाख रुपए नॉर्मल इनकम पर स्लैब अप्लाई होगा,
1 लाख रुपए स्पेशल इनकम पर स्पेशल रेट अप्लाई होगा। लेकिन जब मैं स्लैब अप्लाई करूंगा तो स्लैब मेरे पास अवेलेबल कितना है, 2.5 लाख रुपए, लेकिन नॉर्मल इनकम कितनी है, 2 लाख रुपए। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास स्लैब अभी भी बच रहा है 50,000 रुपए का। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको फिर से क्लियर होगा। मान लीजिए मेरी नॉर्मल इनकम है 2 लाख रुपए, स्लैब मेरे पास है 2.5 लाख रुपए का, स्पेशल इनकम है 1 लाख रुपए की। तो अगर मैं स्लैब रेट से नॉर्मल इनकम को टैक्स करता हूं तो 2 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, लेकिन अभी भी मेरे पास 50,000 रुपए स्लैब बच रहा है जिसको मैं यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूं। क्यों नहीं कर पा रहा हूं? क्योंकि जो 1 लाख रुपए की इनकम है वो तो स्पेशल रेट से टैक्सेबल होनी है ना। तो लॉ यहां पर ये कहता है कि आप ऐसा कर सकते हो। अगर आपका स्लैब बच रहा है, मान लीजिए किसी भी कारण से आपकी नॉर्मल इनकम इतनी नहीं है कि वो स्लैब को पूरा कर पाए, मतलब स्लैब वाले बेनिफिट को पूरा अवेल कर पाए। मेरे एग्जांपल में क्या हुआ, 2 लाख रुपए की इनकम थी, 2.5 लाख का स्लैब था, तो 50,000 रुपए का मेरा स्लैब अभी भी बच रहा था ना, जो कि मैं यूटिलाइज नहीं कर पाया किसी भी वजह से, क्योंकि मेरी 2 लाख रुपए की इनकम थी। तो अगर आपका स्लैब बचता है जो कि यूज नहीं हो पाया आपकी नॉर्मल इनकम को पूरा करने के लिए, तो वो स्लैब, बचा हुआ स्लैब, हम आपकी स्पेशल इनकम पर अप्लाई कर देंगे। मतलब अब हम आपसे स्पेशल इनकम 1 लाख रुपए पर टैक्स नहीं मांगेंगे, हम आपको 50,000 रुपए जो वहां बच रहे थे यहां पर यूटिलाइज कर देंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए मेरी इनकम थी 2.25 लाख रुपए, 2,25,000 रुपए नॉर्मल और 1 लाख रुपए स्पेशल। स्पेशल 15% वाली थी मान के चलते हैं। तो क्योंकि मेरा स्लैब 2.5 लाख रुपए तक अवेलेबल था, 2.5 लाख रुपए तक मैंने बेनिफिट उठाया, मेरी इनकम थी 2.25 लाख रुपए, तो 25,000 रुपए अभी भी ऐसे हैं जो मैं यूज नहीं कर पाया पूरे। तो ये 25,000 रुपए मेरे 1 लाख रुपए में से माइनस करके जो बचेगा 75,000 रुपए, उस पर ही 15% का टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन ध्यान ये रखने वाली बात है कि ये जो एडजस्टमेंट हो रही है स्लैब की, जो मैंने आपको बताया, ये जो एडजस्टमेंट हो रही है, ये बेनिफिट केवल और केवल, केवल और केवल रेजिडेंट इंडिविजुअल्स को ही दिया जाएगा। ये बेनिफिट और किसी को नहीं मिलेगा। सो ये जो हेडिंग है, इस हेडिंग का नाम है एडजस्टमेंट ऑफ स्लैब। एडजस्टमेंट ऑफ स्लैब मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और जो नोट्स आपको शेयर किए जाएंगे उसमें अपडेट भी कर दूंगा। सो पढ़िए इसमें क्या लिखा हुआ है। दिस बेनिफिट इज अवेलेबल टू ओनली रेजिडेंट इंडिविजुअल इफ नॉर्मल इनकम इज बिलो द एग्जम्पशन लिमिट। मतलब अब आपकी नॉर्मल इनकम एग्जम्पशन से कम थी, आप एग्जम्पशन तक पहुंच नहीं पाए, आपका अनयूटिलाइज्ड अमाउंट बच गया, तो उस अनयूटिलाइज्ड अमाउंट को हम अप्लाई कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे टूवर्ड्स द स्पेशल इनकम while calculating tax, and this benefit is only available to resident individual only। ये benefit और किसी को नहीं मिलेगा। तो am I clear to everyone? So dear, यहाँ हमारी बात खत्म होती है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स। अब हम यहाँ जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड वेरी प्रैक्टिकल टॉपिक, जिसको हम आज के सेशन में, कुछ पार्ट हम आज के सेशन में लेके जाएंगे, कुछ पार्ट हम नेक्स्ट सेशन में लेके जाएंगे। आज के सेशन में केवल हम थ्योरेटिकली उसको देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम उसको प्रैक्टिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, वहां से कवर करेंगे। उसके जितने भी एस्पेक्ट है वो सब हम वहां से कवर अप करेंगे, राइट। So the most awaited topic is the income tax returns. There are types of returns and there are applicability of returns. हम दोनों चीजें कवर करेंगे। आज हम थ्योरेटिकली बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ इसको प्रैक्टिकली इनकम टैक्स की वेबसाइट से लिंक करके बात करेंगे। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, नंबर्स ऑफ आईटीआर मोस्ट मैक्सिमम पीपल ने सुने होंगे। 7 आईटीआर आज की डेट में हमारे सिस्टम में प्रेजेंट करती हैं। आईटीआर 1, आईटीआर 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। हर आईटीआर की अपनी अपनी एक एप्लीकेबिलिटी है। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल टुडे कि कौन सा आईटीआर है, उसके अंदर क्या भरा जाएगा,
बिल्कुल नहीं जाएंगे। आज हम केवल ऊपर से बातें करेंगे। ITR 1 किसके लिए है, ITR 2 किसके लिए है, ITR 3 किसके लिए है। मैं ये क्यों कर रहा हूं आपसे सवाल, देखिए आप के पास एक एसएससी आया, उसने पूछा मुझे ITR भरनी है। अब सरकार ने 7 अलग अलग फॉर्म दे रखे हैं आपको ITR के। ITR 1 ITR है, ITR 2 भी ITR है, 3 4 5 6 7 सब ITR है। आप कौन से फॉर्म में उसकी ITR भरोगे, एसएससी की रिटर्न भरोगे, कौन से फॉर्म में भरोगे। तो सवाल ये है कौन सा फॉर्म यूज किया जाएगा। सरकार ने अगर 7 फॉर्म बनाए हैं तो डेफिनेटली उन्होंने कुछ डिफरेंस रखा होगा कि कौन सी ITR किसके ऊपर एप्लीकेबल है। तो आज हम वही समझेंगे कि कौन सी ITR किसके लिए एप्लीकेबल है। ITR 1 सबसे पहले बात करते हैं ITR 1 की। ITR 1 इज एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल्स, आप यहां पर हाईलाइट करिएगा वर्ड इंडिविजुअल्स। इसका मतलब ये ITR किसको दी जा रही है, इंडिविजुअल्स। बीइंग अ रेजिडेंट, बीइंग अ रेजिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, मतलब ये किसको दी जा रही है, रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। ये आप अगली क्लास में समझ जाओगे कौन रेजिडेंट है, कौन ऑर्डिनरली है, कौन नॉट ऑर्डिनरली है। अभी आप हाईलाइट करेंगे फॉर इंडिविजुअल्स बीइंग अ रेजिडेंट other than non-resident, not ordinarily resident, having total income up to 50 lakh। कीवर्ड है having total income up to 50 lakh, जिनकी इनकम केवल 50 लाख रुपए तक है। having income from salary, और उनकी इनकम सैलरी से है, कोमा वन हाउस प्रॉपर्टी, उनकी इनकम सैलरी से है या वन हाउस प्रॉपर्टी से है या अदर सोर्सेस से है। अदर सोर्सेस में कौन, इंटरेस्ट, बस इंटरेस्ट और कुछ नहीं। एंड एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5,000 रुपीज, केवल 5,000 रुपए तक है। नॉट फॉर एन इंडिविजुअल हु इज ईदर डायरेक्टर इन अ कंपनी और हैज इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर। ये रिटर्न उन लोगों के लिए नहीं है जो किसी कंपनी में या तो डायरेक्टर है या उन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में। ITR 1 बहुत ही सिंपल ITR है। एप्लीकेबिलिटी को मैं फिर से एक बार ब्रीफ कर रहा हूं। ITR 1 उन लोगों के लिए अवेलेबल है जो इंडिविजुअल है, जो रेजिडेंट है और नॉट ऑर्डिनरली वाले रेजिडेंट है, जिनकी इनकम सैलरी से आती है, हाउस प्रॉपर्टी से आती है, अदर सोर्सेस से आती है, अदर सोर्स भी केवल इंटरेस्ट वाला, या उनकी एग्रीकल्चर इनकम आती है लेकिन इनकम भी 5,000 से ज्यादा नहीं, और उनकी ओवरऑल इनकम मतलब सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, ये सब मिलाकर ज्यादा से ज्यादा उनकी इनकम 50 लाख रुपए ही होती है, और वो किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं है और उन्होंने किसी कंपनी के अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है, वो ITR 1 फाइल कर सकते हैं। क्लियर। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा क्विकली, आप उसको सोचेंगे और जवाब देंगे। एक HUF क्या ITR 1 फाइल कर सकता है, नहीं, नहीं कर सकता। ये ITR 1 किसको दी गई है, ओनली इंडिविजुअल्स, ओनली इंडिविजुअल्स। दूसरा सवाल, क्या एक इंडिविजुअल जो बिजनेस करता है क्या वो ITR 1 फाइल कर सकता है, नहीं कर सकता। ये ITR 1 केवल किसके लिए है, जो सैलरी वाले लोग हैं, जो हाउस प्रॉपर्टी वाले लोग हैं, जो अदर सोर्स वाले लोग हैं, अदर सोर्स भी इंटरेस्ट तक लिमिटेड है। क्या ITR 1 ऐसा पर्सन फाइल कर सकता है जिसकी सैलरी इनकम 60 लाख रुपए हो, नहीं कर सकता, क्योंकि ITR 1 किसको अवेलेबल है, जिसकी ओवरऑल इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है। क्या ITR 1 ऐसा कोई पर्सन फाइल कर सकता है जो किसी कंपनी में डायरेक्टर हो, नहीं कर सकता, क्योंकि ITR 1 उस पर्सन के लिए अवेलेबल है, उस इंडिविजुअल के लिए अवेलेबल है जो किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं है। क्या ITR 1 ऐसा पर्सन फाइल कर सकता है जिसने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, बिल्कुल नहीं कर सकता।
ITR 1 डियर मैं फिर से बता दूं उन लोगों के लिए अवेलेबल है, आप नोट कर लीजिएगा। इंडिविजुअल होना चाहिए, रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट होना चाहिए, इनकम 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इनकम सैलरी हाउस प्रॉपर्टी में भी केवल एक मकान, दो मकान नहीं, एक मकान, अदर सोर्स इंटरेस्ट का केवल, बाकी कुछ नहीं, 50 लाख से ऊपर इनकम नहीं, डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, कंपनी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, वो लोग अपनी ITR 1 फाइल कर सकते हैं। अब आप खुद सोच लीजिए, ITR 1 कुछ लिमिटेड लोग ही फाइल कर सकते हैं। अब SSC आपके सामने है, SSC कह रहा है मेरे को ITR भरनी है, आप मन में क्या पूछोगे, मन में उससे सवाल क्या पूछोगे, बताओ तुम्हारी इनकम क्या है, आप रेजिडेंट हो या नहीं हो, कैसे वाले रेजिडेंट हो, आपकी ओवरऑल इनकम क्या है, सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है, इन्हीं सवाल के बेसिस पे आप डिसाइड करोगे वेदर ही शुड फाइल ITR 1 और नॉट। मान लो आपको आंसर मिल गया कि हाँ ठीक है, सारी बातें पूरी होती हैं, ITR 1 की कंडीशन फुलफिल होती है, ही इज एलिजिबल टू फाइल ITR 1, तो आप क्या करोगे, ITR 1 फाइल कर दोगे। और अगर मान लो वो इनएलिजिबल है, ऐसी कोई कंडीशन फेल हो गई जिसकी वजह से वो ITR 1 फाइल नहीं कर पा रहे, तो आप क्या करोगे, दूसरी ITR चेक करोगे, मतलब 2 3 4 5 6 इनमें से चेक करोगे कि अब वो कौन सी कर सकता है। ठीक है, सो नेक्स्ट आती है हमारे पास ITR 2। ITR 2 उन इंडिविजुअल और HUF के लिए है जिनके पास इनकम फ्रॉम PGVP नहीं आती है। For individual and HUFs not having income from PGBP, profit and gains of business and profession। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, ITR 1 में हमने केवल इंडिविजुअल कवर किए थे, अब मान लीजिए कोई HUF अपनी रिटर्न भरना चाहता है तो वो कौन सी रिटर्न भरेगा, ITR 2 भरेगा। लेकिन ITR 2 में एक लिमिटेशन है, आपकी इनकम कहीं भी हो कैसी भी हो लेकिन PGBP की इनकम ना हो। ध्यान दीजिएगा, आपकी इनकम कहीं की भी हो कैसी भी हो लेकिन PGBP की ना हो तो आप ITR 2 भरोगे। एक बार ध्यान से सुनिए, ITR 1 में मैंने डिस्क्वालीफाई कर दिया था एक डायरेक्टर को, उसकी सैलरी की इनकम थी केवल 15 लाख रुपए, मकान नहीं था, दुकान नहीं थी, कुछ भी नहीं था, कोई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं थी, कोई अदर सोर्स की इनकम नहीं थी, केवल सैलरी की इनकम थी 15 लाख रुपए। क्या वो ITR 1 फाइल कर सकता था, नहीं कर सकता था, क्योंकि वो डायरेक्टर था एक कंपनी में। लेकिन अब वो ITR 2 फाइल कर सकता है। लेकिन अगर उसके पास PGBP की इनकम आ गई तो वो ITR 2 भी फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि ITR 2 फाइल करने के लिए सिंपल कंडीशन है, इनकम कैसी भी हो, PGBP की इनकम ना हो, बस इतनी सी बात है। अब मान लीजिए एक पर्सन ITR 1 से डिस्क्वालीफाई हो गया, ITR 2 से डिस्क्वालीफाई हो गया, तो अब उसके लिए ऑप्शन है ITR 3 का। फॉर इंडिविजुअल और HUF, मतलब इंडिविजुअल होना चाहिए, HUF होना चाहिए, हैविंग इनकम फ्रॉम PGBP, और उसकी इनकम PGBP से आती है, तो वो ITR कौन सी फाइल करेगा, 3 फाइल करेगा। ध्यान दीजिए, अगर आप बिजनेस इनकम कमाते हैं तो आप ITR 1 तो फाइल कर ही नहीं सकते, ITR 2 फाइल कर ही नहीं सकते, ITR 3 आपके लिए बनी है। अगर आपकी केवल सैलरी है लेकिन आप डायरेक्टर भी हो या आपने किसी कंपनी के अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में पैसा लगा रखा है तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते, 2 नहीं कर सकते बिकॉज आपका बिजनेस है, और 3 आप कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि 1 में सैलरी चला गया, 2 में सैलरी चला गया और PGBP बाहर हो गया तो 3 में PGBP आ गया, 3 में सब कुछ आ जाएगा। 3 ITR 3 में ITR 1 के भी कंटेंट होंगे, ITR 2 के भी कंटेंट होंगे, तो ITR 3 वाइडर रिटर्न होगी। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, ITR 1 छोटी रिटर्न होगी, ITR 2 थोड़ी सी वाइडर होगी, थोड़ी सी वाइडर होगी, किसके कंपैरिजन में, 1 के। ITR 3 और वाइडर होगी, किसके कंपैरिजन में, 1 और 2 के कंपैरिजन में। अब आती है हमारे पास ITR 4। ITR 4 को टेक्निकली आप समझ लेंगे बाद में, अभी के लिए मैं आपको इतना बता दूं, एक हमारे इनकम टैक्स में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का सिस्टम होता है,
देखिए, जो लोग बिजनेस करते हैं उन्हें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एंड बाकी जो भी लेजर्स वगैरह हैं, वो सब उन्हें मेंटेन करने पड़ते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो अभी बहुत बड़े नहीं हैं और वो इन सब झंझटों से बचना चाहते हैं कि बुक्स कौन मेंटेन करेगा, उतना तो उनका काम नहीं है जितना उनका कंप्लायंसेस हो जाता है। तो ऐसे में एक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का सिस्टम है हमारे यहाँ। उसमें हम ये कहते हैं कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मत बनाओ, हम आपसे कुछ नहीं पूछेंगे। बस आप अपनी ग्रॉस रिसीट का, जो भी आपकी टर्नओवर है, उसका एक पर्टिकुलर फिक्स परसेंटेज है, उसे अपना प्रॉफिट एज्यूम करके उस पर हमें टैक्स पे कर दो। एग्जांपल लेते हैं, आपने 80 लाख रुपए की टर्नओवर करी, आप 80 लाख रुपए पे रफली, मैंने जो एग्जांपल के लिए 10% आप अपना प्रॉफिट मान लो, 8 लाख रुपए आप अपना प्रॉफिट बना दो और 8 लाख रुपए पे जो भी टैक्स बनता हो वो आप हमें पे कर दो। हम आपसे कुछ नहीं पूछेंगे कि आपने बाकी के 72 लाख रुपीस कहाँ खर्च किए, किए नहीं किए, हम कुछ नहीं पूछेंगे। हम केवल ये मान लेंगे 8 लाख रुपए आपका प्रॉफिट है, आपने 8 लाख रुपए पे जो भी टैक्स बनता था हमें दे दिया। इसको हम कहते हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन सिस्टम। अगर कोई पर्सन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन सिस्टम फॉलो करता है, मतलब बैलेंस शीट और पी एंड एल अकाउंट नहीं बनाता है, तो वो आईटीआर 4 फाइल करेगा। क्लियर? आईटीआर 4 भी उन्हीं लोगों के लिए है, ध्यान रखिएगा, बिजनेस के लिए। अब यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, आईटीआर 4 फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ एंड फर्म्स other than LLP being a resident having total income up to 50 lakh and having income from business and profession which is computed under section 44 AD, ये सब प्रेजम्पटिव के सेक्शन है। वो लोग कौन सी आईटीआर फाइल करेंगे? आईटीआर 4 फाइल करेंगे। क्लियर है? सो आईटीआर 4 भी बिजनेस क्लास रिटर्न है, याद रखिएगा, लेकिन प्रिजम्पटिव वालों के लिए, केवल प्रिजम्पटिव वालों के लिए। आईटीआर 5, अभी तक आप देखिए हमने आईटीआर 1 पढ़ी, 2 पढ़ी, 3 पढ़ी, 4 पढ़ी। हमने हर जगह किसकी बात करी? इंडिविजुअल 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 और एचयूएफ की बात करी। आईटीआर 5 है फॉर पर्सन अदर देन, फॉर पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी और पर्सन फाइलिंग फॉर्म आईटीआर 7। मतलब इसमें इंडिविजुअल को छोड़ देंगे, एचयूएफ को छोड़ देंगे, कंपनी को छोड़ देंगे और वो लोग जो आईटीआर 7 फाइल कर रहे हैं उनको भी छोड़ देंगे। तो कौन बचे? पर्सन की डेफिनेशन में देखो कौन कौन थे, बताइए बताइए। इंडिविजुअल था, एचयूएफ था, कंपनी थी, एओपी थी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो इंडिविजुअल हमने बाहर कर दिया आईटीआर 5 से, एचयूएफ हमने बाहर कर दी। आईटीआर 7 में कौन लोग हैं देख लेते हैं एक बार। आईटीआर 7 आप देख लो। आईटीआर 7 इज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश अंडर सेक्शन दिस। ये 4 सेक्शन है, जो लोग ये आईटीआर 7 फाइल करते हैं इसमें कौन लोग आते हैं? ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टीज। तो हमने वो ट्रस्ट वगैरह बाहर कर दिए। हमने किसको छोड़ दिया बाहर करने से? अदर देन में किसको छोड़ दिया? फर्म्स। किसको छोड़ दिया? फर्म्स। किसको छोड़ दिया? एलएलपी। तो आईटीआर 5 कौन फाइल करेंगी? पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी फाइल करेंगी। क्लियर है? आईटीआर 6 कौन फाइल करेगा? कंपनीज, अदर देन कंपनीज क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11। तो आईटीआर 6 फाइल करेंगी कंपनीज। क्लियर है? फिर से एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। आईटीआर 1 सैलरी वालों के लिए है, जिनका एक मकान है वो भी चलेगा, इंटरेस्ट की इनकम आती है वो भी चलेगी, लेकिन ओवरऑल इनकम 50 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। आईटीआर 2 में हमने इतना कर दिया कि जो आईटीआर 1 नहीं भर पा रहा वो आईटीआर 2 भर दे, लेकिन उसकी पीजीबीपी की इनकम नहीं होनी चाहिए। आईटीआर 3 में हमने सब कुछ खोल दिया है, हमने पांचों हेड ओपन कर रखे हैं कि जिसकी पीजीबीपी की इनकम हो और बाकी कहीं और इनकम हो या ना हो, लेकिन पीजीबीपी की इनकम अगर है तो वो आईटीआर 3 में आ जाए। आईटीआर 4 में हमने बोला कि जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन सिस्टम फॉलो करना चाहते हैं वो आईटीआर 4 में आ जाए। आईटीआर 5 में हमने फर्म्स और एलएलपी को कवर कर दिया। आईटीआर 6 में हमने कंपनीज को कवर कर दिया।
और ITR 7 में हमने पॉलिटिकल पार्टी, चैरिटेबल ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशंस, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एंड AOP इनको कवर कर दिया। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? नो। सो डियर ITR, ये वैसे तो हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे इसका डिटेल्ड एनालिसिस, बट अभी के लिए आप समझ लीजिए ITR को फाइल करने और बनाने और सबमिट करने के 4 मेथड होते हैं। किसी भी ITR को बनाने और सबमिट करने के 4 मेथड होते हैं। पहले हम बात करते हैं बनाने की। ITR को बनाने के लिए आप सबसे पहला ऑप्शन थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स का यूज कर सकते हैं जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, जैसे टेक्समैन, कंप्यूटेक्स, ई-टैक्स, और मार्केट में बहुत सारे इस तरह के कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होंगे जिन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू आप अपना ITR बना सकते हैं। अभी मैं केवल बनाने की बात कर रहा हूं, सबमिशंस की बात नहीं कर रहा हूं। दूसरा ऑप्शन है एक्सेल यूटिलिटीज, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। एक्सेल यूटिलिटी में क्या होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको कुछ एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूटिलिटीज उन्हीं की वेबसाइट पर दी जाती हैं, जिनकी हेल्प से, जिनमें डेटा फीड करते हुए आप अपनी ITR बना सकते हैं। अगर आप एक्सेल यूटिलिटी यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप जावा यूटिलिटी यूज कर सकते हैं। जावा यूटिलिटी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एट फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी ही वेबसाइट पर प्रोवाइड कराता है। उसके लिए बस एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है कि आपके सिस्टम में जावा वगैरह होना चाहिए, अपडेटेड वर्जन होना चाहिए, और जो यूटिलिटी वो दे रहे हैं आप उसको डाउनलोड करेंगे। हम नेक्स्ट सेशन में समझेंगे कैसे यूटिलिटी डाउनलोड होगी। एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑनलाइन डायरेक्ट। ऑनलाइन डायरेक्ट का मतलब है आप पोर्टल पर अपना पेन के थ्रू लॉगिन करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी कवर करेंगे कि कैसे हम इनकम टैक्स वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं। आप वहां पर लॉगिन करिए, लॉगिन करने के बाद वहां पर प्रिपेयर डेटा ऑनलाइन एंड सबमिट का ऑप्शन आएगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आता है वो ऑप्शन। उसमें आप डेटा फीड करिए, डेटा फीड करते ही आप अपनी ITR सबमिट करिए, आपकी ITR सबमिट हो जाएगी। सो ये 4 मेथड है हमारे ITR को बनाने के, जिसके थ्रू हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न बना सकते हैं। मैं चारों मेथड्स के अपने प्रोज एंड कॉन्स इशू डिस्कस कर लेता हूं। अगर हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है डेटा सॉफ्टवेयर में एक बार सेव हो जाता है। जो बेसिक डेटा है, जो आपका हर साल चेंज नहीं होता, जैसे आपका पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, बैंक अकाउंट नंबर्स, एड्रेस, जो फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होता है। चेंज क्या होता है, आपकी इनकम की डिटेल चेंज होती है। इस साल आपने 12 लाख कमाए, अगले साल आपने 13 लाख कमाए, या 15 लाख कमाए, या 9 लाख कमाए, बस यही तो चेंज होता है। बाकी बेसिक डिटेल तो सेम रहती है। तो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप यहाँ पर डेटा सेफ रख सकते हो अगले साल के लिए। डेटा आपको बार बार फीड नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, टाइम सेविंग है, क्योंकि इसमें डेटा आपको बार बार फीड नहीं करना, तो डेटा लॉस भी नहीं होगा और आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। इजी टू यूज है ये सॉफ्टवेयर। इसमें इजीनेस क्या होती है, एक लिंकिंग वाला हमारा कॉन्सेप्ट होता है। मान लीजिए कोई इंफॉर्मेशन मैंने एक जगह पर फीड करी जिसको कहीं और पर भी फीड करना चाहिए, तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, जब आप एक जगह डालते हो तो सॉफ्टवेयर में सारी प्रोग्रामिंग पहले से फिट है, और वो दूसरी जगह जहां वो नंबर आना चाहिए उसको ऑटो कैप्चर करवा देता है। तो ये एक इसका सबसे बड़ा फायदा है। नुकसान क्या है, इट्स अ पेड सॉफ्टवेयर, ये आपको फ्री में नहीं मिलते, पेड सॉफ्टवेयर है तो आपको एक अमाउंट स्पेंड करना पड़ता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूटिलिटी का फायदा, इजी टू यूज है, मतलब आप आसानी से इसको यूज कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको पैसे नहीं देने। डेटा इसमें भी सेव रहता है, बस आपको वो एक्सेल यूटिलिटी अपने सिस्टम में सेव करके रखनी पड़ती है, ताकि आपको फ्यूचर में कभी कुछ हेल्प लेनी हो, रेफरेंस लेना हो, तो आपको वहां से मिल जाए। जावा यूटिलिटी इज अ वन टाइम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आप डेटा बनाओ, बनाते बनाते आप सेव कर लो, सेव हो जाएगा, लेकिन जिस वक्त आप फाइनल इसको यूटिलाइज कर लोगे, इट मींस आपने अपनी ITR बना ली, प्रिपेयर कर ली, तो उसके बाद डेटा इसमें सेव नहीं रहेगा। आपको डेटा सेव करने के लिए XML फाइल बना के रखनी पड़ेगी, और फ्यूचर में जब भी आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तो उस XML यूटिलिटी के ड्राफ्ट वर्जन को इसमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, ताकि आप डेटा का एक्सेस कर पाओ। ऑनलाइन डायरेक्ट में क्या है कि आप ऑनलाइन पोर्टल पर जाते हो, वहीं पर फॉर्म खुलता है, वहीं पर आप अपने नंबर्स एंड डिटेल्स अपडेट करते हो,
जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो आप फीड करते हो, देन उसके बाद आपकी आईटीआर सबमिट हो जाती है। तो ये चारों मेथड्स के फायदे हैं, चारों मेथड्स के नुकसान भी हैं। क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं डेटा सबमिशंस की। तो क्योंकि मैंने आपको अभी तक आप बताई हैं आईटीआर 1 2 3 4 5 6 एंड 7, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के थ्रू कोई सी भी आईटीआर बनाई और सबमिट की जा सकती है। लिसन माय वर्ड्स अगेन, मैं अब चारों मेथड के थ्रू आईटीआर कैसे हो सकती है वो आपको बता रहा हूँ। थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के थ्रू आप कोई सी भी रिटर्न बना सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। एक्सेल यूटिलिटी के थ्रू आप 1 से लेके 7 तक कोई भी रिटर्न बना सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। जावा यूटिलिटी सभी के लिए अवेलेबल है 1 से लेके 7 तक, लेकिन ऑनलाइन डायरेक्ट वाली जो रिटर्न है वो फैसिलिटी केवल आईटीआर 1 और आईटीआर 4 के लिए अवेलेबल है, बाकी किसी आईटीआर के लिए आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। मैं रिपीट कर देता हूं, ऑप्शन नंबर 1 सॉफ्टवेयर के थ्रू आप कोई भी आईटीआर बना सकते हैं 1 to 7, एक्सेल यूटिलिटी 1 to 7 में यूज होगी, जावा 1 to 7 में यूज होगी, लेकिन ऑनलाइन डायरेक्ट वाला फीचर केवल आईटीआर 1 और 4 के लिए ही मिलेगा, बाकी किसी भी आईटीआर के लिए ऑनलाइन डायरेक्ट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। क्लियर है? सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो इनकम टैक्स की वेबसाइट पर गो थ्रू करेंगे, वहां पर डिटेल डिस्कशन करेंगे कि कैसे आईटीआर अपलोड होती हैं, कैसे आईटीआर की यूटिलिटीज हमें देखने को मिलती हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूटिलिटी क्या होती है, जावा क्या होती है, ऑनलाइन डायरेक्ट कैसे होती है, पेन में कैसे लॉगिन किया जाता है, आईटीआर अपलोड करने के बाद हमें क्या दिखता है, पूरा उसका प्रोसेस क्या होता है, ये सब बातें हम आपके साथ करेंगे। आप इस चैनल पर बने रहें, इन वीडियोस को देखते रहें, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे इनकम टैक्स में, ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है। बस आप मेरी वीडियोस को ध्यान से सुने और समझें, और जब जब उसको मौका मिले आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश भी करें। ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करें अपने दोस्तों जानने वालों के साथ, ताकि उन्हें भी हेल्प मिलती रहे एंड दे कैन आल्सो बिकम अ नॉलेजेबल पर्सन अंडर इनकम टैक्स। नेक्स्ट क्लास में हम रेजिडेंशियल स्टेटस की भी बातें करेंगे। रेजिडेंशियल स्टेटस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर इनकम टैक्स, जिसमें हम बात करेंगे कि एक पर्सन कैसे रेजिडेंशियल स्टेटस की कैटेगरी में कवर होगा, कब वो रेजिडेंट कहलाएगा, कब वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगा, और रेजिडेंट के भी फर्दर कुछ पार्ट हैं, ROR, रेजिडेंट ऑर्डिनरली, नॉट ऑर्डिनरली, वो सब हम इसमें कवर करेंगे। बने रहिए मेरे चैनल पर। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है, किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, तो आप मुझे मेरे दिए गए फोन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आप अपने मैसेज डाल सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं अगर आपकी क्वेरी लेंथी है, और आप मेरे वीडियोस में कमेंट्स करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूं आपकी क्वेरी को जल्द से जल्द आंसर करने की, और आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने मेरा चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको मेरे द्वारा पोस्ट की गई जितनी भी अपडेटेड वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और कोई भी वीडियो मिस ना हो। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस नॉलेज को लेते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।